जय हिंद प्यारे साथियों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और ज्योग्राफी की हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके यूपीएसआई, लेखपाल और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम घटना चक्र को कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे हमने वो कवर किए थे घटना चक्र के। और अब जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, उसको हम कवर करेंगे यहाँ पर। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। तो जैसे कि टॉपिक है ये हमारा, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है ना। अक्षांशीय विस्तार, तो आप देखेंगे कि जो अक्षांश, एक मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, जो अक्षांशीय विस्तार है हमारा, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हमको पृथ्वी के अंदर, हम उसकी सरकमफ्रेंस पे जहाँ भी हमको कोई लोकेशन पता करनी है, टाइम पता करना है, तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो अर्थ है, सबसे पहले तो हम अर्थ की बात करेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप है जियोइड शेप कह लेते हैं उसको, है ना। अब जियोइड क्या होता है? तो जियोइड एक काल्पनिक स्फीयर आप समझ सकते हो। स्फीयर नहीं है, काल्पनिक स्फीयर। कैसे? कि भाई मान लीजिए इस तरीके की शेप है कुछ, तो हम इसको एवरेज ले लेते हैं और एवरेज मान करके हम इसको स्फीयर काउंट कर लेते हैं। तो एक एवरेज स्फीयर कह सकते हैं कि एवरेज डेप्थ, एवरेज हाइट के आधार पे हम एक एवरेज मीन निकालते हैं और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ अब हम बात करेंगे अक्षांशीय रेखाओं की। हमने अर्थ के बारे में समझ लिया। तो अर्थ जियोइड शेप है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, उबड़ खाबड़ है ना। तो अब मान लीजिए इसको अभी हम स्फीयर के रूप में बात करते हैं। मान लीजिए हमारी अर्थ है ये स्फीयर के पार्ट पे, और हम इसको बीचों बीच से काट दें चाकू से। मान लीजिए आपके पास सेब है और उसको बीचों बीच से काट दिया, तो आप, ये तो 2D फिगर हो गई हमारी, ठीक है। जो बीचों बीच से काटते हैं उसको हम 0 डिग्री कहते हैं, है ना। अब जब आप इसको 3D शेप में देखोगे, जब आप इसको 3D शेप में देखोगे तो ये लाइन नहीं दिखेगी, ये आपको सर्किल दिखेगा। कैसे? ऊपर वाला सेब दिखेगा, जब हमने सेब को बीचों बीच से काट दिया, और सेब को आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से एक सर्किल दिखेगा। ऐसे ही नीचे वाला अलग कर लो उसको, नीचे भी आपको क्या दिखेगा, एक इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, सर्किल। अब ये जो सर्किल आपको दिखे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांशीय, लैटिट्यूड। बट प्लेन पे वो लाइन दिखेंगी आपको, और 3D में अगर हम काट के कर देंगे तो वो सर्किल दिखेगा। अब पृथ्वी को काट तो सकते नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा है ये हमारी, ठीक है। अच्छा, जो 0 डिग्री लाइन हमारी जाएगी भाई, इसको जब आप 3D को 2D में देखोगे तो एक लाइन दिखेगी। तो इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम कह देते हैं नॉर्थ, और जो नीचे वाला है उसको कह देते हैं साउथ। तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया पृथ्वी का, और ये साउथ वाला हिस्सा हो गया अक्षांशीय रेखाओं के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो 0 डिग्री है इसको एक नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर। क्या नाम दे दिया? इक्वेटर। और हिंदी में हम कहते हैं इसको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन सी है? जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट दो। बराबर भी कौन से? नॉर्थ और साउथ, क्योंकि काटने पर डिपेंड करेगा। अगर आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से चक्कू चला दिया ना, मान लीजिए इस तरीके से, तो फिर वो ईस्ट और वेस्ट में कट जाएगा, फिर वह देशांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो विषुवत रेखा हमेशा कैसे काटेंगे? लेटा हुआ सर्किल बनाएंगे, खड़ा सर्किल नहीं बनाएंगे। तो लेटा हुआ सर्किल बनाएंगे तो वो विषुवत रेखा बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी 0 डिग्री से, तो उसको कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि
हमारा विद्यार्थी यहाँ खड़ा हुआ है इसकी सरकमफ्रेंस पे, अर्थ पे, ये कटोरे नुमा शेप है। तो आप इसके सेंटर से जब इस विद्यार्थी की दूरी को, कौड़ी दूरी को नापेंगे, इसकी कौड़ी दूरी को नापेंगे, ठीक है, वही कौड़ी दूरी, मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि ये 1 डिग्री पे, कौड़ को डिग्री में नापते हैं, तो 1 डिग्री पे हमारा विद्यार्थी खड़ा है जो सरकारी परीक्षाओं में तैयारी कर रहा है, 1 डिग्री पे खड़ा है। तो उस 1 डिग्री पे हम चाहे इधर से 1 डिग्री लें और चाहे, क्योंकि 3D शेप है, कहीं से भी लें, और यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आप देखेंगे 1 डिग्री पर भी एक सर्किल ड्रॉ होगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। इसको अलग कलर से दिखा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ये 1 डिग्री वाला सर्किल हो गया। अगर आप इसको काट देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और ये नीचे है, क्योंकि हमको 3D शेप में समझना पड़ेगा इसको, और ये हमारा आर्टिक बड़ा वाला बन गया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री वाला हो गया हमारा, और ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर के, ये 1 डिग्री पे हमने सर्किल बनाया है। तो ये सारी जो सर्किल बनेंगे इस तरीके से, उनको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो आप ऐसे करके 1 डिग्री के अंतराल पर, वो 1 मिनट पे भी बना सकते हो, वो तो जितना छोटा करोगे, क्योंकि 1 डिग्री में, मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो क्योंकि हमको पीएचडी करनी नहीं है, तो हम 1 डिग्री के अंतराल पे ही अपना काम करेंगे। 1 डिग्री पे जो 2D शेप में, हम 1 डिग्री पे हमने लाइन खींच दी, तो ये 1 डिग्री पे खींच दी, ये हमने 2 डिग्री पे खींच दी, 3 डिग्री पे, इस तरीके से खींचते खींचते हम कहाँ तक चले जाएंगे, नॉर्थ पोल तक चले जाएंगे। ऐसे ही नीचे दक्षिणी हिस्से में खींचते खींचते कहाँ तक चले जाएंगे भाई, साउथ पोल तक चले जाएंगे। ये साउथ पोल तक आ गए हम। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है 0 डिग्री को छोड़ करके, भाई ये तो पॉइंट है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये तो लाइन नहीं है। तो इस तरीके से 0 से जब आप कोण बनाते हुए जाएंगे, है ना, मान लीजिए ये 1 डिग्री का कोण है, फिर ये 2 डिग्री का कोण है, फिर ये 90 डिग्री का कोण पे आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का कोण, इधर से भी 90 डिग्री का कोण, ऐसी साउथ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आप ये देखेंगे 0 से जो 90 डिग्री, यहाँ तक कितनी आपकी लेटे हुए सर्किल बनेंगे, क्योंकि ये तो पॉइंट है नॉर्थ पोल वाला। तो आप पाएंगे 0 से 90 डिग्री तक 89 सर्किल इधर और 89 सर्किल इधर साउथ में, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए थे, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जो काम की चीज़ है हमारे एग्जाम की, काम की चीज़ हमारे एग्जाम की ये है कि ये हमारी अर्थ है, तो इसी और अच्छी बना लेते हैं इसको। ये हमारी अर्थ, तो 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं। ये अर्थ है हमारी। अब अर्थ में हमने अक्षांश रेखाओं में ये पढ़ लिया, 2 हिस्से हैं 0 डिग्री, और अगर हम ऊपर की टोटल लाइनों की बात करें अक्षांश, तो कितनी बैठेंगी, 79 नॉर्थ में, 79 साउथ में, और एक आपकी 0 डिग्री वाली। तो ये टोटल होती है 89 ये होती है 179 टोटल अक्षांशी रेखाओं है 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे जो लेटे हुए सर्किल है 1 डिग्री पे बात करेंगे, तो इनके बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी सरकमफ्रेंस की, ये दूरी 111 किलोमीटर आती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अक्षांशीय रेखा हमने कवर कर लिया। अक्षांशीय रेखाओं से हम स्थिति का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी को अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर भाई बांटा है, तो फिर कुछ तो कारण होगा। हाँ, कारण है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में फिर हमने ये देखा कि पहले हमने देखा कि भाई 0 डिग्री पे बांटो, फिर हमने इसके 2 हिस्से किए, एक 45 डिग्री। अब 45 डिग्री 2 बनेंगे, एक नीचे भी तो बनेगा,
तो इनको क्लासिफाई करेंगे भाई, 45 ऊपर वाला नॉर्थ वाला कहलाता है, नीचे वाला साउथ वाला कहलाता है। तो हमने ये देखा, ये जो है वो लो लैटिट्यूड कहलाते हैं और ऊपर वाला हाई लैटिट्यूड कहलाता है। हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड। भाई हाई लैटिट्यूड का मतलब ये 0 डिग्री से स्टार्ट करके आप 90 तक जा रहे हो, तो लैटिट्यूड बढ़ रहा है ना आपका ऊपर की तरफ। चलिए, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन इस आधार पे भी हुआ। एक और चीज़ देख लेते हैं कि भाई एक काम करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन इस आधार पे भी किया गया। एक कि एक हमने कर दिया 0 डिग्री, फिर हमने कर दिया 30 डिग्री, फिर हमने कर दिया 60 डिग्री, और ये तो पोल है ही, तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 60, 30, 60, लेकिन ये सारे नॉर्थ वाले, ये सारे साउथ वाले। तो 30 वाला जो एरिया है ये लो लैटिट्यूड, फिर ये 30 से 60 वाला मिड लैटिट्यूड, और उससे ऊपर वाला हाई लैटिट्यूड में होता है। हाई लैटिट्यूड वो होते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहेगी और इंसुलेशन कम रहेगा, यानी सूरज की गर्मी कम रहेगी। अब हमारी पृथ्वी का जो एक्सिस है वो बिल्कुल सेंटर से पास तो कर, जो अपना एक्सिस है वो थोड़ा सा वर्टिकल लाइन से झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है अभी देखते हैं। तो उस आधार पे भी बांट लेते हैं भाई इसको। उस आधार पे हम अपनी कर्क रेखा मकर रेखा को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया है क्योंकि आप देखोगे 30 पे ना बांटते, 60 पे क्यों नहीं बांटते, 23.5 पे क्यों किया हमने। आप देखोगे भाई कि जो हमारी एक्सिस है ना, ये मान लीजिए हमारा ये है सेंटर, तो वर्टिकल लाइन हमारी जो पृथ्वी का एक्सिस है नॉर्थ पोल, तो 90 डिग्री पे रहोगे, वर्टिकल से 23.5 डिग्री पर है टिल्ट। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 23.5 डिग्री पर है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, 66.5 डिग्री। अब इनका बड़ा महत्व है, इन्हीं आधार पर हम फिर, क्योंकि जब ये टिल्ट हो गई अर्थ, तो जो इंसुलेशन है हमारे सन का वो भी उसी हिसाब से आएगा जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है अर्थ की। अब इसके अराउंड घूम रही है हमारी अर्थ, तो समझ रहे हो आप बात। जब इसके अराउंड घूम रही है तो उस आधार पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि भाई जो इंसुलेशन का हमारा यानी सूरज है, सूरज की किरणें लंबवत कितने एरिया में पड़ रही हैं। तो अब उस आधार पे जब हम देखेंगे तो क्या है, उस आधार पे हम देख लेते हैं। तो हमने इसको 3 हिस्से में बांट दिया। ठीक है, हमने इसको 3 हिस्से में बांट दिया। तो पहला हिस्सा हमने ये बोल दिया ट्रॉपिक ऑफ, इसको बोल दिया कर्क रेखा, जो कितने पर है 23.5 यानी 23 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट। ऐसे ही साउथ में भी एक रेखा हमने खींच दी हाफ, लेकिन ये साउथ वाला है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को कर्क रेखा। फिर एक सर्किल और बनाएंगे 66.5 का, इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत, जो 66.5 से पास करेगा, समझ रहे हो। और ऐसे 66.5 का वो नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है, ये साउथ वाला है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब जो 23.5 नॉर्थ है ऊपर और 23.5 साउथ है, यहाँ पर जो सूरज है हमारा है ना, इसका इंसुलेशन साल में एक बार इसकी किरणें इन एरिया में लंबवत जरूर पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ेंगी इस एरिया में। इसीलिए ये वाला जो एरिया है हमेशा गर्म रीजन रहता है, और इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय रीजन, कटिबंधीय रीजन जोन। अब आप ये जो शब्द है ना कटिबंधीय, कटिबंधीय, ये शब्द भी समझ लीजिए क्या है, कटिबंधीय या इसको जोन भी कहते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, समझना है। तो 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ, ये पूरा रीजन उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, और यहाँ पर जितने भी देश पड़ेंगे वो उष्ण कटिबंधीय देश कहलाएंगे। तो क्वेश्चन ये है क्या भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये सवाल आ चुका है, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो भारत का मैप ही देखना पड़ेगा, ये आप कमेंट में लिख के बताइए। भारत का मैप देख के क्या वो इस एरिया के ऊपर तो नहीं निकल रही उसकी मुंडी, है ना। तो आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर जाती है। अगर ये हमारा प्यारा भारत है
तो आधा हिस्सा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, आधा तो ऊपर चला गया, तो आधे भाग में जो सन की रेज है वो लंबवत नहीं पड़ेंगी, वो थोड़ी कुछ एंगल पे पड़ेगी, है ना। वो टेम्परेट रीजन कहलाता है, ऊपर वाला उपोष्ण पड़ेंगी। ऐसे नीचे क्या कहलाएगा, 33 से 66 उपोष्ण। क्यों उपोष्ण है, क्योंकि जो सन रेज है वो सीधी वर्टिकल में पड़ करके कुछ एंगल पे पड़ेगी। अच्छा, 0.5 डिग्री से लेकर के जो सन है हमारा, 0 डिग्री से लेकर के, ये 0 डिग्री है, और 23.5 तक सन वापस जाता है 3 महीने में। फिर यहाँ से सन वापस आता है ना, यहाँ पर आएगा सन, आएगा पहले यहाँ से गया ऊपर की तरफ, फिर सन, जैसे मान लीजिए 3 मंथ लगेंगे इसको, फिर कर्क रेखा से नीचे आएगा डाउनवर्ड 3 मंथ, फिर यहाँ से मकर तक जाता है, फिर 3 मंथ, और फिर मकर से वापस हो जाता है 3 मंथ। तो आप देखेंगे 3 और 3 6 और 3 2 4 3 12, पूरा 1 साल इस तरीके से चलता रहता है। अभी सन क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर है, तो इस रीजन में पूरे में यहाँ पर गर्मी होगी, और क्योंकि अभी जो समय चल रहा है आज 25 दिसंबर है, और यहाँ पर हम जहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर यूपी में, तो आप देखेंगे इस रीजन में क्या होगा, ठंड पड़ेगी, क्योंकि सन तो नीचे बैठा हुआ है यहाँ पर। अब क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है, सन यहाँ से लौटना शुरू कर देता है, कहाँ से, मकर रेखा से सन यहाँ से लौटना शुरू करेगा, तो हमारी तरफ क्या है, रात छोटी होना शुरू, अभी रात क्या हमारी बड़ी है, लेकिन 22 दिसंबर से रात छोटी होंगी और दिन बड़े होंगे, है ना, और यहाँ पर उल्टा शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किस दिन रात बराबर होती है, किस दिन दिन बराबर होता है। तो आपने ये देख लिया कि 22 दिसंबर को जो दक्षिणी पार्ट है गोलार्ध का हमारे का, वहाँ पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, साउथ में सॉरी, है ना, यहाँ पर दिन बड़ा होता है। सूरज की स्थिति से आप देख सकते हो, और जब यहाँ पर होगा 0 डिग्री पर सन, तो दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ये स्थिति कब आएगी आपकी, तो ये स्थिति आपकी कब आएगी, एक तो 21 मार्च को आती है और एक सितंबर में आती है, शायद 23 सितंबर है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले हिस्से में जब सन कर्क रेखा पर कब आता है, कर्क रेखा पर सन आता है 21 जून को। जब 21 जून को आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी क्या होगी, दिन होगा, और सबसे छोटी क्या होगी, रात होगी। इसीलिए इसी दिन को हमने क्या माना है, जो हम योगा दिवस में हमने 21 जून को ही योगा डे क्यों माना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दिन होता है हमारे इस तरफ उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत भी उधर ही पड़ता है, पूरी उत्तरी अक्षांश पे। चलिए, तो आशा ही समझ में आ गया होगा पूरा इसका खेल। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। फिर कर्क रेखा और मकर रेखा पर जितने देश पड़ते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार हम ये भी देख लेते हैं, जो कर्क रेखा है हमारी, है ना, जो कर्क रेखा है, ये तो इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा, फिर एक हो गया हमारी ये कर्क रेखा, और एक हमारा हो गया मकर रेखा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं कि ये कितने देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है ना। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ऐसे ही क्या होता है, एक मकर रेखा है, ये 10 देशों से होकर गुजरती है आपकी, ठीक है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा को कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, इसमें हम देख लेते हैं। तो अभी एक मिनट, हाँ एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया। चलिए, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले ये है 0 डिग्री इक्वेटर। तो आप देखेंगे ये इक्वेटर है हमारा, इसका कलर चेंज करें। अब इक्वेटर
ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री, है ना। एक मिनट, ओके, कुछ चलिए एक मिनट बस। इसको रिलोड कर लेते हैं, फटाफट से मेरे क्वेश्चन को होते हैं। ये वर्ड मैप का, ठीक है, ये हमारा वर्ड मैप है। आप देखेंगे ये हमारी 0 डिग्री है, ओके। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये है हमारा किरिबाती है, इक्वेटर पास कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, इक्वाडोर है आपका, है ना। तो ये आपका जो इक्वेटर है आपका इक्वाडोर, और फिर आप देखेंगे कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद ब्राज़ील, है ना, ये गुआना ऊपर पड़ता है। तो यहाँ से सिर्फ 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, गुआना, जो 0 डिग्री हमारी पास करती है। फिर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन तो है ही, किरिबाती से भी जा रही है, लेकिन किरिबाती में लैंड से ना जाकर वाटर बॉडी से जा रही है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो अटलांटिक ओशन से भी पास करता है। और फिर आप आगे देखेंगे तो मैं देश के नाम बता देता हूँ। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में साओ टोमे है ना, और गेबॉन है, ये गेबॉन है। फिर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो मालदीव है, और इंडोनेशिया है, और किरिबाती है। तो ये आपका 0 डिग्री पास करेगा, ठीक है। इसमें पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट बस, पेन की सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा, ओके। चलिए इसमें एक पढ़ लेते फटाफट। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो 17 देशों से होकर गुजरती है। स्टार्टिंग कहाँ से, देखो पैसिफिक ओशन, वो भी नॉर्थ वाला, फिर मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर आप देखोगे बहामान, और आप अटलांटिक ओशन, और फिर जब अफ्रीका में आप बात करेंगे तो अफ्रीका में है अल्जीरिया से स्टार्ट करते हैं आप, ये दिख रहा होगा आपको, मोरक्को, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, है ना, और मॉरिशिया हो गया आपका, वेस्टर्न सहारा हो गया। फिर आगे आप जाएंगे तो इजिप्ट भी है, लीबिया भी है, सऊदी अरबिया भी है, यूएई, ओमान, इंडिया से पास करता है। इंडिया में 8 स्टेट्स, वो हमने कवर किया ही था, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 10 देश हैं, वहाँ पे कौन कौन से हैं, इक्वाडोर है आपका, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोमे है, गेबॉन, कोंगो, DRC। अच्छा ये तो 0 डिग्री वाला हो गया, सॉरी। हम देश 10 डिग्री की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, और चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, 4 देश तो इसके हो गए। यहाँ पे बात करेंगे तो नामीबिया हो गया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो आप देखेंगे तो देशांतर रेखाएं हैं हमारी, तो आप मान लीजिए ये हमारा व्रत है, पृथ्वी है। तो अब वर्टिकल जब हम काटेंगे 0 डिग्री, लेकिन ये 0 डिग्री भी आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा सर्किल। मान लीजिए आपने संतरा खा रहे हैं, और संतरे को ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पकड़ के फाड़ दिया है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आगे वाली लाइन है, ये वाली लाइन,
है ना, ये वाली लाइन, आगे वाली लाइन को, ये इसकी 3D फिगर है, ये इसकी 3D फिगर है, ये 2D फिगर है। तो 3D फिगर में आप देखेंगे आगे वाली लाइन को जब हम प्लेन पे बनाएंगे तो वो 0 डिग्री में हम उसको लिखते हैं, लेकिन पीछे वाली लाइन जो है, ठीक है, ये जो पीछे वाली लाइन है, ये जो पीछे वाली लाइन है, इसको हम दिखा नहीं सकते, वो पीछे रहेगी इसके। तो पीछे वाली लाइन जो है इसको हम 180 डिग्री की बोलते हैं, पीछे वाली लाइन को 180 डिग्री बोलते हैं, और आगे वाली लाइन को 0 डिग्री बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री लाइन है हमारी, इसी ये लंदन की ग्रीनविच शहर से पास करती है, देशांतर रेखा है। और इस आधार पर हम अर्थ को दो भागों में फिर से बांट देते हैं, आगे वाला भाग कहलाता है ईस्ट और पीछे वाला भाग कहलाता है वेस्ट पार्ट। अब ईस्ट पूरब है ना, तो अर्थ के रोटेशन के आधार पे सन कहाँ निकलता है, सबसे पहले ईस्ट में दिखता है। तो ये वाला टाइम जोन आगे रहता है, ये वाला टाइम जोन आगे रहता है, और ये वाला टाइम जोन क्या रहता है, पीछे रहता है। अब कितने सर्किल ऐसे बनते हैं, तो संतरे की जैसे संतरा खाते हैं तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, ऐसे ऐसे करके ये हम बहुत सारे जो है सर्किल ड्रॉ करते हैं वर्टिकल पे, नॉर्थ से साउथ को मिलाते हुए। अच्छा, इन्हीं के जो बीच की दूरी है वो एक समान नहीं होती, लेकिन 1 डिग्री का अंतराल जो होता है वो 4 मिनट को शो करता है। 1 डिग्री अगर आप आगे जाएंगे तो इसका मतलब आप 4 मिनट आगे जा चुके हैं, ठीक है, 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप 0 डिग्री पर हैं, मान लीजिए अर्थ है, आप 0 डिग्री पर हैं, और आप मान लीजिए आगे की तरफ गए, ईस्ट की तरफ, कितना गए, 4 डिग्री। आप 0 डिग्री की तुलना में कितने टाइम आगे हो जाएंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 मिनट, ठीक है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, जैसे ये भारत की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल आते हैं टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि भारत की बात करते हैं, अब ये है, अब 0 डिग्री पे हम मान लेते हैं 0 समय है। अब भारत हमारा मान लीजिए यहाँ पर है, और भारत की जो मानक रेखा है वो हमने क्या मान रखी है, 82 डिग्री है, हाफ मिनट, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 डिग्री से हम आगे हो जाएंगे इसके समय से, तो कितना आगे हो जाएंगे भाई, तो 82 डिग्री में पहले तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो मिनट का, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, इतने मिनट आगे हो गए। अब ये तो मिनट है, इसमें 60 से और डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा ये लगभग, अच्छा 30 का और चल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका इसमें 30 और जोड़ लो पहले, 30 मिनट और चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 328 और लगभग इतना आ जाएगा, इसमें 60 से आप डिवाइड कर दो, तो ये लगभग 5.5 घंटे बैठे, ठीक है। इसका मतलब हमारा भारत लंदन से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। इस तरीके से हम टाइम कैलकुलेट करें। अगर वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में क्या हो जाता है, पीछे कर देंगे उतना ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, अभी देखेंगे। अच्छा, एक सवाल देशांतर रेखाओं से रिलेटेड, ये देशांतर रेखाएं हमारी कवर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो अर्थ है हमारी, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो 23.5 डिग्री 30 मिनट पे हम मानते हैं, वो एक्चुअल में 30 मिनट ना होकर के कितना होता है, 23 डिग्री 27 मिनट। क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पर चौड़ी रहेगी, यहाँ पर पतली रहेगी। क्यों, क्योंकि जो रोटेशन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर उभार ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। चपटी होती है ऊपर से, ऊपर दबाव पड़ता है ना, तो यहाँ चपटी हो जाएगी ऊपर से। चलिए अब कुछ हम सवाल देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सवाल में आप देखेंगे, चलिए सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, ये तो वही अक्षांश रेखा का सवाल देख लेते हैं। जैसे फिर से वही है, भारत का जो विस्तार रूप है वो पूछा गया है। तो हमें पता है कि भारत ऊपर कितना है, यहाँ पर
कल ही हमने पढ़ा था 37 डिग्री रफली आप याद कर सकते हैं। नीचे कन्याकुमारी पे 8 डिग्री है और जो सदर्न पॉइंट मोस्ट है वहाँ पे 6 डिग्री, रफली आप याद कर सकते हैं इसको। और यहाँ कितना है हमारा, तो यहाँ 97 है ना, और यहाँ पर कितना है 68, तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों ईस्ट में है पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी 8 डिग्री और ये वाला भी। अब देखो यहाँ उत्तर है और यहाँ दक्षिण है, ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, दक्षिण में तो है नहीं हमारी अर्थ, उत्तर दक्षिण ये भी गलत हो गया, उत्तर उत्तर हाँ ये सही है। तो उत्तर इतने के बीच में 8 डिग्री 28 मिनट, तो अब एग्जैक्ट पूछ लिया है इसमें। अब विस्तृत कितना है ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि भाई आप इस लैंड को कवर कर रहे हो, क्या कवर कर रहे हो, तो आप 6 डिग्री तक जाओगे तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसने 28 मिनट दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इसमें और जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, जिस जिले से 70, अच्छा एक ये है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश, अब देखो अक्षांश पे आ गया। अब मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, बना लेते हैं थोड़ा सा रफली, आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो सिक्किम यहाँ पड़ता है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई सिक्किम हमारा यहाँ पर है, और जब इससे आप लाइन खींचेंगे, अक्षांश रेखा होगी हमारी, तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग दिख रहा होगा मैप में, यहाँ राजस्थान होता है, उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ बिहार होता है, तो उत्तर प्रदेश बिहार से भी जा सकती है। अब पंजाब से तो नहीं जाएगी, जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर हो गया, हिमाचल भी बहुत ऊपर हो गया, तो आप इसको सोच समझ करके आंसर दे सकते हैं कि राजस्थान से होकर ये जाएगी। एक है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना चलेगा कि भाई 82 डिग्री तो हमारी यहाँ से गुजरती है इलाहाबाद से, तो 70 डिग्री हमारी कहाँ से गिरगी, राजस्थान का है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं ऐसे जैसे मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, राजधानी अक्षांश स्थिति इंपॉर्टेंट है, जैसे अगरतला, तो अगरतला जो है 23 डिग्री 50 मिनट, तो जो हमारी कर्क रेखा है उससे ये ऊपर रहेगा अगरतला। गांधीनगर नीचे रहेगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो गांधीनगर की स्थिति नीचे है, जबलपुर की स्थिति भी नीचे है कर्क रेखा के, उज्जैन की स्थिति भी नीचे है, कोलकाता की स्थिति ऊपर है, नागपुर की स्थिति ऊपर है, अहमदाबाद ऊपर है, वाराणसी ऊपर है, भोपाल, देखो भोपाल की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भोपाल जो है वो कर्क रेखा के, क्योंकि 30 पे है तो कर्क रेखा के नीचे पड़ता है भोपाल। तो राजधानियों की अगर हम बात करेंगे तो अगरतला जो पास वाली राजधानी अगरतला ही आपकी ऊपर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देखो कर्क रेखा किस राज्य से होकर आपकी जाती है, हमें पता है कर्क रेखा कहाँ से, बिहार से होकर नहीं जाती है, तो कर्क रेखा आपने देखा होगा भारत में, अगर हम देखें तो भारत का रफली मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब जाएगी ये, तो यहाँ पर क्या पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका यहाँ त्रिपुरा, मेघालय, वो त्रिपुरा और मिजोरम, 8 स्टेट से होकर जाती है, ठीक है, बिहार से होकर नहीं जाती, ठीक है। जब कर्क रेखा किस, ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस वक्त बिहार भी उसमें इंक्लूड था, तो झारखंड वाला पार्ट हो जाता, उड़ीसा से तो होकर जाती नहीं है ना, उत्तर प्रदेश से ना, ठीक है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, इसमें आपको देखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो आप ये पढ़ कर सकते हो, गुजरात से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, झारखंड से होकर जाती है, इस उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती। फिर से देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत का ही क्वेश्चन है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, इन सभी से गुजरती है। इसका कितने से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देखो हिमाचल से, तो हिमाचल तो बहुत ऊपर हो गया, झारखंड से होकर गुजरती है, बिहार तो है ही नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती, फिर से वही क्वेश्चन है, तो मिजोरम से होकर जाती है, ध्यान रखना, मणिपुर से नहीं जाती। ये इस तरीके से है, लगभग ऐसे करके पड़ता है, यहाँ वाला हिस्सा ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, फिर इसके ऊपर मणिपुर है, फिर नागालैंड एंड देन अरुणाचल प्रदेश, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगर कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर, देखो आगे ना ये कर्क रेखा है, हमने देखा था
अब ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगरतला सबसे ऊपर है, गांधीनगर, तो इनका एग्जैक्ट डेटा आपको पता हो तभी आप इस आंसर को लगा सकते हो। देखो 3 बार ये क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर क्या है? गांधीनगर। तो आप याद रखिएगा कि गांधीनगर की जो लोकेशन है वो काफ़ी पास में पड़ती है कर्क रेखा के। और भोपाल भी हमने देखा था, भोपाल तो और ज़्यादा नीचे पड़ता है कर्क रेखा के, लेकिन उसकी भी लोकेशन कितनी थी? 23 डिग्री और 25 मिनट। ध्यान रखने का, ये जो इम्पोर्टेंट शहर है उनको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, कर्क रेखा के निकट कौन सा है? दिल्ली तो बहुत दूर है, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर, तो कोलकाता पास में पड़ता है। देखो 22 डिग्री 23 मिनट है ना। अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबरों भागों में बांटता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट ही बांटेगा आपको, ये बात पता है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में आप देखेंगे झारखंड है, झारखंड कर्क रेखा के उत्तर में आप देखेंगे कर्क रेखा तो इससे झारखंड से पास करती है, मिजोरम से पास करती है, त्रिपुरा से पास करती है, तो उत्तर में कौन सा पड़ेगा? अभी हमने देखा था भाई, ये इस तरीके से भारत का मैप बना रहे थे, तो यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर हमारा क्या है, मिजोरम है, लाइन ऐसे पास करती है त्रिपुरा से होती हुई, और यहाँ पर मणिपुर है हमारा, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो अधिकतम अवधि कहाँ होगी भाई? जो हमारा कर्क रेखा है, तो जून माह में कर्क रेखा पे सबसे लंबा दिन होता है। हैदराबाद साउथ में आ गया, भोपाल साउथ में आ गया, चेन्नई साउथ में आ गया। इस क्वेश्चन को समझो, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है भाई, ये आप ऐसे समझो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेटर हो गया, और ये हमारा हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप देखोगे भारत, मान लीजिए ये पूरा भारत है, तो भारत के साउथ में यहाँ भोपाल है हमारा, चेन्नई है, सब कुछ साउथ में पड़ेगा, तो वहाँ तो साउथ में पड़ेगा, दिल्ली ऊपर पड़ेगा हमारा कर्क रेखा के पास, तो यहाँ पर दिन क्या होगा? बड़ा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन, मतलब ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। फिर से आंसर क्वेश्चन आ गया, कर्क रेखा से सबसे निकट कौन सा है? तो फिर से आप देखोगे यहाँ पर, यह थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? जबलपुर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो मानक समय, ये भी हमने पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था। देखिए, ये कह रहा है जब भारतीय मानक समय, देखो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर आदर आती है, एक स्थान पर 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति इस यामोत्तर पे है। तो 6 बज रहा है, वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। देखिए 6 बज रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो इसका मतलब वह स्थान भारत से आगे, मान लीजिए भारत है, तो भारत से आगे होगा, क्योंकि पूर्व की दिशा में ही समय उससे आगे होगा। अब 6 घंटे आगे है, तो 6 घंटे के आधार पे हमने देखा था कि 15 डिग्री, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट डिग्री में कितने हो जाएंगे? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, हमने 6 घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब 82.5 डिग्री में आप 90 डिग्री को ऐड कर दो, क्योंकि हमारा जो मानक यामोत्तर है, मतलब हमारा तो 82 डिग्री एंड हाफ है। अब हमें ये पता चला गया कि वो 6 घंटे आगे है, तो 6 घंटे आगे वो देश इस तरफ होगा। अब 6 घंटे में कितनी डिग्री बनेंगे? 1 घंटे में 15 डिग्री है, 1 घंटे में, तो 90 डिग्री 82.5 में ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 172.5। तो कहाँ पे होगा? पूरब में होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के, इस क्वेश्चन को देखो, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर कितने घंटे का अंतराल होगा? अब आप देखोगे, मान लीजिए यहाँ गुजरात है और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर कितना होता है? 97 डिग्री होता है, और यहाँ पर कितना होता है? 67 डिग्री होता है। दोनों का अंतराल लगभग कितना आएगा? यहाँ पर देख लीजिए, घटा के 29 डिग्री, तो रफली आप देखेंगे 29 डिग्री या 30 डिग्री आप कह लीजिए, और 15 डिग्री में 1 घंटा अभी हमने पढ़ा था, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है कि आईएएस का क्वेश्चन है। जबलपुर की देशांतर रेखा और इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो इसका अगर आपको आइडिया है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बाकी आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। आपको इनका लैटिट्यूड्स अगर पता है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना कितना इनका लैटिट्यूड है, बीच में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कट होगा। यदि भारत पर मानक समय यामोत्तर 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 120 डिग्री है आपका, तो भारत के सापेक्ष में उसकी स्थिति कितनी है, 37 डिग्री 30। एक देशांतर पर 4 मिनट होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए मिनट आ जाएगा, मिनट को घंटे में बदल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, अब ये 2 घंटा 30 मिनट है। अब कहाँ पे ये देख लीजिए, पूर्वी देशांतर है तो समय आगे बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा 2.5 घंटा, उसमें आप जोड़ दो कितना आ जाएगा, 2:30 आ जाएगा। फिर से आ गया, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। तो हमने देखा था कि भारतीय जो मानकोत्तर है वो यूपी से गुजरती है, वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है ना, उड़ीसा से गुजरती है, ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, 5 से गुजरती है ना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और हमने तो ये भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा भी गुजरती है और जो पॉइंट है वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए, भारतीय मानक समय किस नगर से होकर गुजरती है, तो ये भी पता है हमें, इलाहाबाद के नैनी शहर से, मिर्जापुर से भी गुजरती है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो 82.5 पूरब वाला है ना, ये चीज़ें हुई। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो हमने ये भी देखा था 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है भाई, 0 डिग्री से हम कितना है 82 डिग्री 30 मिनट। अब आप देख लो, इसमें 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, 82 डिग्री भाई 15 डिग्री में आपका कितना होता है, 1 घंटा होता है, तो 15 चौका 60 और 75, 5 घंटे तो वैसे ही हो गए 75 डिग्री के। तो आप रफली आइडिया लगा सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हो, हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, बाकी ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके। ये टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से। दूरस्थ पॉइंट, ये भी हमने बात कर लिया था। यहाँ जो दूरस्थ पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ इंदिरा कोल है, ये वाला पॉइंट उत्तर में, ये पहली वीडियो में पढ़ा दिया था। ये किबितु है अरुणाचल प्रदेश में, ये गोहर मोती है, ठीक है, और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो ये पूरा एक लेक्चर कवर हो चुका है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। दूरस्थ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दूरस्थ पे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता है क्या है, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। इसमें भी क्वेश्चन आया है दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो बड़ा निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, भारत का दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो देखो इसमें फंसा दिया छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। तो इसका राइट आंसर क्या है, बड़ा निकोबार में पड़ता है, ठीक है, छोटा में नहीं पड़ता। ये ऐसे ऐसे करके होते हैं, बड़ा निकोबार तो यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार का। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और इसको अलग करते हैं। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो राइट आंसर हो जाएगा। पूरब की ओर सबसे कौन स्थित है, तो ये तो देखना पड़ेगा इनकी लैटिट्यूड वाली स्थिति से। तो आप देखोगे इसमें जो लखनऊ है वो 80 डिग्री बना रहा है, तो 80 डिग्री बना रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। सीमावर्ती वाले क्वेश्चन भी हमने कराए थे, सीमावर्ती देश की जो लेंथ है, तो सबसे टॉप पे कौन है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, फिर चीन है, ये भी आप याद रखना। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। चीन दूसरे नंबर पे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। आप मैप से इसको समझ सकते हो, मैंने समझाया पहली वीडियो पे, देख सकते हो। पाकिस्तान, नेपाल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये है मैप में, थोड़ा क्लियर नहीं है, इसके क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा मैप के थ्रू उसको समझेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है, और ज्योग्राफी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करने के साथ ही
फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो टोपोग्राफी है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, धन्यवाद।